अध्याय 5 औद्योगिकीकरण का युग। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी तक हाशिए तक क्यों पहुंच गया था। 18वीं सदी के अंत तक पूर्व गुजरात के समीप समुद्र तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के द्वारा भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। यहाँ का व्यापार भारतीय सौदागरों के नियंत्रण में था, लेकिन 1750 तक यह व्यापार कम होने लगा था। तब यूरोपीय व्यापारियों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उन्होंने स्थानीय शासकों से कई व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने भारत में व्यापार पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया। इस कारण सूरत बंदरगाह अपना महत्व खोने लगा। 17वीं सदी के अंत में सूरत बंदरगाह से होने वाला व्यापार 1.6 करोड़ रुपए था, लेकिन अगले 30 से 40 वर्षों में यह घटकर केवल 30 लाख रुपए रह गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद कपड़े के व्यापार पर भी आधिपत्य जमाने का प्रयास करना आरंभ कर दिया। इसके लिए अंग्रेजों ने बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना आरंभ कर दिया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। गुमास्ते बुनकरों पर नजर रखते थे, उनसे माल एकत्रित करते थे और माल की गुणवत्ता की जांच करते थे। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों पर अन्य खरीदारों के साथ कारोबार पर करने पर रोक लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी धन दिया जाने लगा। बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण दिया जाने लगा। उन्हें अपना माल केवल गुमास्ते को ही देना पड़ता था, इसे वे किसी अन्य व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा बोर्ड के 2017 में आया हुआ था सेट ए में। पहले विश्व युद्ध तक भारत में औद्योगिक विकास धीमा रहा। यह युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति उत्पन्न कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में लगे हुए थे। इसलिए मैनचेस्टर में भी बना कपड़ा भारत में आना कम हो गया। इस कारण भारत में बना कपड़ा अधिक बिकने लगा। युद्ध के लंबा खिंचने से अब भारत में सेना के लिए जूट की बोरियां, सैनिकों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़ा व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए। कारखानों में कई पालियों में काम होने लगा। मजदूरों को अधिक काम करना पड़ता था। उपरोक्त कारणों से प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में उत्पादन बढ़ा। एक प्रश्न आया है, गिल्ड्स कौन थे, उनके क्या कार्य थे। गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। शहरी दस्तकारी तथा व्यापारी गिल्ड्स मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करते थे। कारीगरों को प्रशिक्षण देना। दूसरा है उत्पादकों पर नियंत्रण रखना। तीसरा है मूल्य तय करना तथा प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना। अपने व्यवसाय में नए लोगों के प्रवेश को रोकना। 17वीं और 18वीं शताब्दी में गांव के छोटे किसान शहरी सौदागरों के लिए काम करने के लिए क्यों तैयार हो गए। निम्नलिखित कारणों से 17वीं और 18वीं शताब्दी में गांव के गरीब तथा छोटे किसान शहरी सौदागरों का काम करने के लिए तैयार हो गए। पहला है, इस काल में कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। छोटे किसान इसी भूमि से जलावन, लकड़ी, चारा, सब्जियां आदि लेते थे, अतः उनके लिए आजीविका कमाना कठिन होता जा रहा था। वे नए स्रोत ढूंढ रहे थे। दूसरा है, कई किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे, लेकिन वे उनके परिवार का पेट नहीं भर सकते थे, जबकि शहरी सौदागरों ने उन्हें पेशगी राशि दे दी
तो उनके लिए काम करने के लिए वे तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि अगर ज़्यादा इनकम होगी तो वहाँ पर लोग काम करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। ये सही था उनके लिए। छोटे किसान सौदागरों के लिए काम करते हुए अपने छोटे छोटे खेतों की भी देखभाल कर सकते थे। सौदागरों द्वारा दिए गए काम में वे अपने सारे परिवार को भी लगा सकते थे। वो ज़रूरी नहीं था कि एक ही व्यक्ति वहाँ पर काम करे। 1850 से 1875 के मध्य भारत में खुलने वाली कपड़ा मिलों का संक्षिप्त में वर्णन करो। 1854 में बम्बई में कपड़ा मिल लगी थी। 2 वर्ष बाद उन्हें उसमें उत्पादन होने लगा था। 1862 तक बम्बई में ऐसी 4 मिलें स्थापित हो चुकी थी, जिनमें 94,000 तकलियाँ तथा 2150 करघे थे। इसी समय बंगाल में भी जूट मिलें स्थापित होने लगी। यह 1855 में पहली जूट मिल स्थापित की गई। इसके 7 वर्ष बाद 1862 में दूसरी पटसन मिल की स्थापना हुई। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि 1862 में दूसरी पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई, तो हम इसका उत्तर देंगे बंगाल में। और पहली मिल कब स्थापित हुई बंगाल में, तो उसका आंसर है 1855 में। 1860 के दशक में कानपुर में एलिगन मिल खोली गई। 1861 में अहमदाबाद में पहली बार कपड़ा मिल लगाई गई। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई मिल लगाई गई। 19वीं सदी के आरंभ में भारत के कपड़े के निर्यात में गिरावट क्यों आने लगी। अब देखो, वहाँ पर उत्पादन हुआ था, अब यहाँ पर गिरावट आने लगी। किस कारण से आई वो गिरावट? 1811 और 12 में कुल निर्यात में सूती माल का हिस्सा 33% था। 1851 में यह मात्र 3% रह गया। इस गिरावट के निम्नलिखित कारण थे। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर आयातित शुल्क वसूल करने के लिए दबाव डाला ताकि मानचेस्टर में बना कपड़ा आराम से बिक सके। ये देखो, वहाँ पर दबाव गया और यहाँ पर ये अपना उत्पादन बढ़ाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी दबाव डाला गया कि वह इंग्लैंड में बना कपड़ा भारतीय बाजारों में भी बेचे, तो उस कंपनी पर भी प्रभाव पड़ा। उस कंपनी पर प्रेशर हुआ कि हमारा कपड़ा, इंग्लैंड में बना कपड़ा भारतीय बाजारों में बेचा जाए। 19वीं सदी के आरंभ में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई। 18वीं सदी के अंत में भारत में उत्पादों का न के बराबर निर्यात होता था। 1850 तक आते आते सूती कपड़े का आयात भारतीय आयात में 31% हो गया था। 1870 तक यह आंकड़ा 50% से भी ऊपर चला गया। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? यूरोप में 19वीं सदी तक मशीनी युग आ गया था। जब तक नई प्रौद्योगिकी का उपयोग होने लगा था, नए नए कारखाने स्थापित हो चुके थे, उस समय तक भी कुछ उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा श्रमिकों से काम करवाना पसंद करते थे। इसके निम्नलिखित कारण थे। मशीनों की समस्याएं, उस समय मशीनें महंगी थी। इसके साथ ये इतनी अच्छी भी नहीं थी, खराब हो जाने पर उनकी मरम्मत पर अधिक पैसे लगते थे। श्रमिकों की अधिकता होना, गांव में किसान तथा कारीगर बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हो चुके थे। वे काम की खोज में बड़ी संख्या में शहरों की ओर आ रहे थे। श्रमिकों को की अधिक संख्या होने के कारण उन्हें वेतन कम देना पड़ता था। हाथ से बनी वस्तुओं की अधिक मांग होना, उस काल में कुलीन वर्ग हाथों से बनी वस्तुएं अधिक पसंद करता था। हाथ से बनी वस्तुओं की श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता है।
हाथ से बनी वस्तुओं को एक एक करके बनाया जाता था, इसलिए इनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, उनका डिजाइन भी अच्छा होता था। मशीनों से बनी वस्तुओं को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। हाँ ठीक है भैया, हाथ से बनी हुई वस्तुएं तो बहुत ही पहले टाइम में थी वो वस्तुएं, लेकिन अब नहीं है वो, अब तो मशीनी युग आ चुका है। मौसमी आधार पर मांग का घटना बढ़ना। बहुत से उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर कम या अधिक होती रहती थी। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन बढ़ता जाता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों के स्थान पर श्रमिकों से काम लेना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि भाई उस टाइम पर मशीनें तो महंगी थी, इसलिए श्रमिकों से काम लिया जाता था। और हाथ से बनी वस्तुओं की ज़्यादा मांग थी। पहले हाथ से बनी जो वस्तुएं थी वो बहुत अच्छी तरह से बनती थी, उनका डिजाइन भी अच्छा होता था। लेकिन अब तो जो हाथ से बनी वस्तुएं हैं वहाँ पर मिलावट आ चुकी है, वो तो तभी टूट जाती हैं जब उनको नीचे थोड़ा सा भी पक्के में गिरा दिया जाता है तो वो टूट जाती हैं। लेकिन पहले वाली वस्तुएं मजबूत होती थी, पहली वाली वस्तुओं को पकाया जाता था। लेकिन अब पकाया नहीं जाता, अब सीधे देते हैं। मानवीय कौशल को प्राथमिकता। मशीनों से केवल एक ही तरह के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, परंतु बाजार में प्राय बारीक डिजाइन और विशेष आकार वाली चीजों की ही मांग रहती थी। ऐसे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी? क्या औद्योगिकीकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, अथवा औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार के क्या कारण थे? 19वीं सदी के मध्य तक औद्योगिकीकरण की रफ्तार बहुत धीमी थी। इस शताब्दी के मध्य तक उद्योगों में काम करने वाला मैकेनिक नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर था। इस बात के लिए निम्नलिखित कारण दिए जा सकते हैं। 1840 के दशक तक सूती वस्त्र उद्योग औद्योगिकीकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। 1840 के दशक में इंग्लैंड में तथा 1860 के दशक में उसके उपनिवेशों में लोहा और इस्पात उद्योग उससे आगे निकल गया था। इसका कारण रेलवे का विकास था। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और इस्पात निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात से दोगुनी थी। परंपरागत उद्योगों को नए उद्योग की इतनी सुगमता से पीछे नहीं धकेल सकते थे। 19वीं सदी के अंत में भी तकनीकी रूप से विकास औद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से अधिक नहीं थी। कपड़ा उद्योग का उत्पादन कारखानों के स्थान पर घरों में होता था, क्योंकि यह एक गतिशील उद्योग था। ऐसे छोटे छोटे कस्बे भी होते थे, वे दस्तकारों, व्यापारियों और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र भी होते थे। राजनीतिक प्राधिकार के केंद्र शहर ही होते थे। वे दस्तकारों, व्यापारियों और धार्मिक अधिकारियों को भी आश्रय देते थे। शहर घनी आबादी वाले आधुनिक क्षेत्र प्रकार के महानगर भी हो सकते हैं। महानगर के केंद्र से एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यों की देखरेख की जाती है। शहर बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। यहाँ अनेक स्कूल, कॉलेज तथा महाविद्यालय होते थे। शहरों में रोजगार के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध होते थे। शहरों में जीवन की लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध रहती थी।